हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद रावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, आरक्षित और संरक्षित क्षेत्र। तो बात करते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, कि जैव आरक्षित क्षेत्र होते क्या हैं। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है वो आपका नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा है पहला? नंदा देवी ठीक है, उत्तराखंड का जो पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है वो है नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र। अब बात करते हैं इस नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र की। तो यह उत्तराखंड का पहला और भारत का दूसरा जैव आरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये 1988 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1988 में। ठीक है, जो नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र है इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और ये उत्तराखंड का पहला है और भारत का दूसरा। ठीक है, भारत का दूसरा आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र है, यह क्षेत्र उत्तराखंड का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र माना जाता है और भारत का दूसरा आरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की। ठीक है, क्या होता है? इसके अंदर जो आरक्षित क्षेत्र आते हैं उनकी बात करते हैं। तो आपका जो पहला है वो है चमोली और दूसरा पिथौरागढ़, तीसरा बागेश्वर और आपका जो चौथा है उधम सिंह नगर। ठीक है, ये चार क्षेत्र हैं। पहला है आपका चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और यूएसएन उधम सिंह नगर। ठीक है, अब बात करते हैं नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जो ये क्षेत्र आते हैं चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर, इनको 2005 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। काय में? विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, इनको 2005 में विश्व ठीक है, जो आपके छोटे क्षेत्र हैं जैव आरक्षित क्षेत्र, पहला नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो बात करते हैं नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र की। यह उत्तराखंड का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है और भारत का दूसरा है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंतर्गत आने वाले जैव आरक्षित क्षेत्रों की। तो इसके अंतर्गत आपका जो पहला है ये चमोली है, दूसरा पिथौरागढ़ और तीसरा बागेश्वर और चौथा उधम सिंह नगर। ठीक है, तो बात करते हैं इन चार जिलों की जो ये जैव आरक्षित क्षेत्र में आते हैं। इनको 2005 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, 2005 में इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, बात करते हैं जो पहला आपका विश्व धरोहर में शामिल किया गया था वो था नीलगिरी। ठीक है, कौन सा था? नीलगिरी। ये था आपका नीलगिरी।
ठीक है, कौन सा था, नीलगिरी। और इसको कब विश्व धरोहर में घोषित किया गया था, ये था आपका 1986 में। ठीक है, कब किया गया था, 1986 में। ठीक है, चलो ये तो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र की। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, पहले बात की थी। ठीक है, पहले बात हुई थी आरक्षित क्षेत्र की। अब बात करते हैं फिर दोबारा जैव आरक्षित क्षेत्रों की। मतलब इसका ही एक टॉपिक है आरक्षित क्षेत्र का। तो ऐसे सुरक्षित परिभाषा की बात कही जा रही है आपको कि जैव आरक्षित क्षेत्र की जो डेफिनेशन होगी वो किस प्रकार से आपको डेफिनेशन को बताना होगा। ठीक है, तो परिभाषा की बात करते हैं। ऐसे आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, क्या होता है कि ऐसे आरक्षित क्षेत्र जहां पर मिलने वाले सभी जीवों को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि ऐसे आरक्षित क्षेत्र जहां पर सभी जीवों को मिलने वाले क्षेत्र को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र। तो ये डेफिनेशन हुई आपकी जैव आरक्षित क्षेत्र की। ठीक है, पहला टॉपिक था आपका नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र। और बात करते हैं, ये उत्तराखंड का पहला आरक्षित क्षेत्र था और भारत का दूसरा आरक्षित क्षेत्र था। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अब बात करते हैं नंदा देवी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। तो आपका चमोली था और पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर। ठीक है, बात करते हैं इनको 2005 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। जो हमारा पहला विश्व धरोहर में शामिल करने वाला क्षेत्र था वो था नीलगिरी। इसे 1986 में विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। ठीक है, पहला विश्व धरोहर 1986 में घोषित किया गया था। चलो, अब तो आरक्षित क्षेत्र खत्म हुआ। बात करते हैं संरक्षित क्षेत्रों की। ठीक है, इसकी बात करते हैं संरक्षित क्षेत्र की। ठीक है, अब बात करेंगे संरक्षित क्षेत्रों की। अब देखते हैं कि जो आपके सुरक्षित क्षेत्र हैं, तो सुरक्षित क्षेत्र होते क्या हैं और इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो सुरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं। पहले आपका जो सुरक्षित क्षेत्र था वो है आपका आसन। ठीक है, कौन सा है, आसन बैराज पहला सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। कौन सा, ठीक है, कौन सा है आपका पहला, आसन बैराज सुरक्षित क्षेत्र। ठीक है, बात करते हैं आसन बैराज सुरक्षित क्षेत्र की कि ये जो आसन बैराज सुरक्षित क्षेत्र है ये है क्या चीज। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। जो ये आसन बैराज सुरक्षित क्षेत्र है यह 2005, ठीक है, इसे 2005 में यमुना और आसन नदी के संगम पर देहरादून जिले में बनाया गया था। ठीक है, क्या होता है कि 2005 में क्या होता है, एक होता है कौन सा, यमुना, और दूसरी आपकी आसन। ठीक है, कौन सी, यमुना और आसन नदी, इन दोनों के संगम पर। ठीक है, इन दोनों के संगम पर इस बैराज का निर्माण किया गया, आसन बैराज। ठीक है, ठीक है, और ये जो आपका 2005 में बनाया गया था ये था आपका देहरादून जिले में। ठीक है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, ये था देहरादून जिले में। ठीक है, ये पहला सुरक्षित क्षेत्र
आपका कौन सा आसन बैराज पहला सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। क्या होता है आपका जो ये आसन बैराज है, ये पहला सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। आरक्षित की बात हुई तो आरक्षित की बात जो हुई थी वो था आपका नंदा देवी, ठीक है। और बात करते हैं अब सुरक्षित क्षेत्र की, तो आपका जो पहला सुरक्षित क्षेत्र है ये है आसन बैराज, ठीक है। अब बात करते हैं एक दूसरी आपकी जो सुरक्षित क्षेत्र है उसकी बात करते ये है झिलमिल, ठीक है। कौन सी है, पहला तो बात हुई थी आसन की, अब दूसरी बात करते हैं झिलमिल संरक्षित क्षेत्र की, ठीक है। तो यह संरक्षित क्षेत्र 2005, ठीक है, जो ये आपका झिलमिल संरक्षित क्षेत्र है, ये जो संरक्षित क्षेत्र है इसे 2005 में, ठीक है, हरिद्वार नामक जिले में, ठीक है, कहाँ पर, ये हरिद्वार नामक जिले में स्थित है। कहाँ पर है, हरिद्वार में, ठीक है। और इसे भी 2005 में बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था, 2005 में, ठीक है, झिलमिल संरक्षित क्षेत्र को। अब बात करते हैं स्थापना की, तो बात हुई 2005 में। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो जो इसका क्षेत्रफल है ये है आपका 37.84, कितना है, 37.84 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट। अब तीसरी बात करते हैं, तो जो आपका तीसरा संरक्षित क्षेत्र है बात करते हैं तीसरे सुरक्षित क्षेत्र की, तो आपका जो तीसरा है वो है पावलगढ़ सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है। कौन सा है, पावलगढ़, कौन सा, पावलगढ़ सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है। कौन सा है, पावलगढ़ सुरक्षित आरक्षित क्षेत्र। पहले बात हुई थी आरक्षित क्षेत्र की और उसके बाद आपको दूसरी बात की गई थी सुरक्षित क्षेत्र की। अब बात करते हैं सुरक्षित और आरक्षित दोनों मिला के, ठीक है, क्या होता है। तो बात करते हैं इसकी पावलगढ़ सुरक्षित क्षेत्र की। तो ये जो पावलगढ़ सुरक्षित क्षेत्र है, यह सुरक्षित क्षेत्र, इसे सुरक्षित क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र भी माना जाता है। यह क्षेत्र नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 11.9 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। कितना है, 111.9 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और जो ये आरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है ये निर्मित आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं पावलगढ़ सुरक्षित और आरक्षित क्षेत्र की, ठीक है। तो ये नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, नैनीताल जिले में स्थित है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 111 पॉइंट, कितना है, 111.9, ठीक है। इसकी क्षेत्रफल की बात 111.9 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। क्या है ये इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर बात करते हैं इस पावलगढ़ सुरक्षित और आरक्षित क्षेत्र की। ये है सबसे बड़ा
क्या होता है, ये सबसे बड़ा नवनिर्मित संरक्षित और आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, संरक्षित और आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ एक देहरादून की, जो आपका है मालसी डियर पार्क। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। फिर बात करते हैं चौथे की, यह है आपका मालसी डियर पार्क। ठीक है, ये जो स्थान है, यह स्थान देहरादून में स्थित है। तो इस पार्क की बात करते हैं। यह पार्क देहरादून जिले में स्थित है। क्या होता है, यह पार्क मालसी डियर पार्क है, जो यह पार्क देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, यह पार्क मालसी गांव, ठीक है, देहरादून का एक ग्रामीण क्षेत्र है, जिस ग्रामीण क्षेत्र को हम मालसी कहते हैं, और ये मालसी गांव में स्थित है। ठीक है, और जो इसका कार्यालय है, ठीक है, ये जो इसका कार्यालय है, ठीक है, कौन सा, मालसी डियर पार्क का। ठीक है, ये जो आपका स्थानीय गांव मालसी है, उसका कार्यालय उसी स्थानीय गांव में बनाया गया। ठीक है, और जो पहले इसको सुरक्षित और आरक्षित क्षेत्र में रखा गया था, और बाद में इसको कन्वर्ट करके एक जू या चिड़ियाघर के रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक है, क्या होता है, पहले तो ये सुरक्षित और आरक्षित क्षेत्र था, उसके बाद इसको जू यानी चिड़ियाघर में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, चलो ये तो हुआ मालसी पार्क का। ठीक है, बात करते हैं मालसी पार्क। तो यह देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, देहरादून में, और जो स्थानीय था, ये था आपका मालसी गांव। ठीक है, बाद में इसको परिवर्तित करके जू रखा गया, इसका नाम जू रखा गया, या चिड़िया घर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और संरक्षण के आधार पर इसको फिर बांट दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र और संरक्षित आरक्षित क्षेत्र। अब बात करते हैं उत्तराखंड की वन नीति की बात। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड की वन नीति। ठीक है, आपका जो नया टॉपिक है उत्तराखंड वन नीति है। ठीक है, तो उत्तराखंड वन नीति की बात करते हैं। 1840 ईस्वी में, ठीक है, जो आपका ब्रिटिश शासन था, 1840 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने अपनी इस भूमि को, ठीक है, एशिया महाद्वीप के आधार पर रखा गया था। ठीक है, और आपका एक ब्रिटिश सरकार का एक व्यवस्थापक आदमी हुआ करता था। ठीक है, जिसका एक कार्यालय के रूप में बनाया गया था, जिस कार्यालय को हम क्राउनबेट ऑर्डिनेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सा, क्राउनबेट क्राउनबेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, चलो ये तो बात हुई
वन नीति के बारे में, ठीक है। कार्यालय का नाम था और इसको इस कार्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। ठीक है, इस कार्यालय के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। उत्तराखंड वन नीति की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब 1861 ईस्वी में उत्तराखंड में पहली बार कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है, क्या होता है कि जब उत्तराखंड में पहली बार 1861 में कुमाऊं कमिश्नर का गठन होता है, तो इस गठन के आधार पर यहाँ पर भूमि बंदोबस्त किया जाता है, ठीक है। तो 1864 में क्या होता है कि जब 1864 में ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना की और, ठीक है, क्या होता है, वन विभाग ने ब्रिटिश सरकार की स्थापना की, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था उत्तराखंड में, तो उसके लिए एक पद चुना गया था, ठीक है। तो जो उसका पद चुना गया था उस पद का नाम था आपका, ठीक है, महानिर्देशक, ठीक है। जो आपका पहला पद माना जाता था वो था महानिर्देशक, ठीक है। क्या था ये आपका पहला पद, ठीक है, महानिर्देशक चुना जाता था, ठीक है, 1864 में, ठीक है। जब उत्तराखंड कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो 1864 से और 1881 तक, 1864 से 1881 तक, 1864 एंड 1881, ठीक है। क्या होता है कि 1868 में कुमाऊं का, ठीक है, कुमाऊं वन विभाग के आधार पर वितरित किया जाता है और 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना होती है, ठीक है। 1868 में कुमाऊं ठीक है, 1868 में कुमाऊं वन विभाग का गठन होता है, ठीक है। और 1869 में गढ़वाल, ठीक है, और 1869 में गढ़वाल वन विभाग का गठन किया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि 1868 में कुमाऊं वन विभाग का गठन होता है और 1869 में गढ़वाल वन विभाग का गठन होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों कि जब ये इन दोनों की स्थापना होती है तो आपका एक वेंडीज, एक कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। तो वेंडीज के नेतृत्व में 1865 में प्रथम भारतीय वन अधिनियम लाया गया था, ठीक है। जो आपका एक कुमाऊं कमिश्नरी का एक अधिकारी हुआ करता था वेंडीज, तो वेंडीज ने 1865 में, ठीक है, 1865 में भारतीय अधिनियम, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम को लागू किया था, ठीक है। कब किया था? 1865 में, ठीक है, 1865 में, ठीक है, भारतीय ठीक है, किसके टाइम पे? विंडीज के समय 1865 में भारत में एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था भारतीय वन अधिनियम, ठीक है। क्या था? भारतीय वन अधिनियम। अब क्या होता है कि इसके तहत देहरादून के, ठीक है, इसके तहत देहरादून का एक
कार्यालय हुआ करता था चांद बागा नाम का, ठीक है। तो चांद बागा में वन महाविद्यालय की प्रथम वन नीति लाई गई थी, ठीक है। चांद बागा में क्या होता है कि चांद बागा में प्रथम वन महाविद्यालय की वन नीति लाई गई थी, ठीक है। इसके बाद 1927 में वन नीति फिर हमारे देहरादून के क्षेत्र में लागू कर दी गई थी। कब? 1927 में, ठीक है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की, ठीक है। जब क्या होता है, जब स्वतंत्र हो जाता है तो उसके बाद की बात करते हैं। तो सरकार ने 1948 में पारित केंद्रीय वनिकीय परिषद की स्थापना की, ठीक है। क्या होता है कि जब 1948 में जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो स्वतंत्र के बाद भारत सरकार ने 1948 में केंद्रीय वन नीति, ठीक है, केंद्रीय वनिकी परिषद की स्थापना की, ठीक है। किसकी? केंद्रीय वनिकी स्थापना की, ठीक है। और 1952 में जब स्वतंत्र भारत क्या होता है कि 1952 में स्वतंत्र भारत की 1987 में केंद्र सरकार ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। क्या होता है? 1987 में केंद्र सरकार क्या करती है? 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी महत्वपूर्ण निर्णयों की, कि जो केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय ली गई थी वो कौन सी थी, ठीक है। तो पहली निर्णय की बात करते हैं। पहला निर्णय था केंद्र सरकार द्वारा, वो था भारतीय वन संरक्षण संस्थान, ठीक है। पहला था आपका 1987 के जो दो निर्णय थे वो थे आपके इस प्रकार, ठीक है। क्या था कि क्या होता है कि भारतीय वन संरक्षण संस्थान, ठीक है, ठीक है। क्या होता है कि भारतीय वन संरक्षण संस्थान प्रत्येक 2 वर्षों बाद वनों की या वनों से पहली संबंधित वन रिपोर्ट जारी करनी होगी, ठीक है। क्या बोला उसने कि 2 वर्षों बाद जो आपका फर्स्ट था, जो केंद्र सरकार द्वारा जो सेंट्रल द्वारा 2 निर्णय लिए गए थे, तो उसमें पहला निर्णय था कि 2 वर्षों बाद वन रिपोर्ट जारी करनी होगी, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की। तो इसके तहत भारतीय वन अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई और 2003 में वन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। दूसरे निर्णय की बात करते हैं। तो जो आपका दूसरा निर्णय था केंद्र सरकार द्वारा लिया गया, इसमें क्या होता है कि वन अनुसंधान परिषद की स्थापना होती है। क्या होता है? जो दूसरा था, स्थापना होती है, ठीक है, वन अनुसंधान की, ठीक है, ठीक है। वन अनुसंधान की स्थापना होती है और स्थापना के बाद वन आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। क्या होता है? ठीक है। दूसरा आपका वन आयोग का गठन होता है। तो जो ये अनुसंधान की स्थापना की बात हुई थी तो ये 2003 में की गई थी, ठीक है। कब की गई? 2003 में, ठीक है। अब बात करते हैं 1988 की वन नीति की बात, ठीक है। क्या होता है? 1988 के वन नीति की बात करते हैं। अब बात करते हैं 1988 वन नीति की बात। तो क्या होता है कि जब 1988